नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि चुनावी बिगुल बज गया है। जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, इतना बड़ा प्रांत, देश का सबसे बड़ा प्रांत जो काफ़ी हद तक ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होगी वही गद्दी दिल्ली को भी मिलेगी, यानी उसी पार्टी को जो है दिल्ली में भी जगह मिलेगी, दिल्ली में भी प्रधानमंत्री होगा। इसीलिए 2022 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 2024 में क्या होगा उससे ये तय होगा पूरे देश की बागडोर किस पार्टी और किस नेता को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये कि योगी आदित्यनाथ पहली बार लगभग 5 साल या मैं कहूँ 4.5 साल में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके घर जाके उन्होंने लंच पर उनसे मुलाकात की। अब मुलाकात तो की, लेकिन बात क्या की ये भी देखने वाली बात है। और इसको जो जानकार हैं, खासकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से समझते हैं, वो एक तरह का क्लाइम डाउन जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी कि जो ऊपर ऊंची कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं उससे थोड़ा नीचे उतर कर आकर आप बात कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इस बात का अंदाज़ा योगी आदित्यनाथ को हो गया है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो अलोकप्रियता फिलहाल पनप रही है आदित्यनाथ को लेकर, क्या उनके चेहरे को लेकर अगर चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का भी, यानी कि जनता को ये बताया जाएगा कि देखिए 5 साल तक ये आपके मुख्यमंत्री रहे और अब इन्हीं को हम दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया। और इसलिए बातचीत जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो दूसरे विधायक हैं उनमें भी नाराज़गी है, खुलकर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। केशव प्रसाद मौर्य का आपको याद होगा 5 साल पहले मुख्यमंत्री पद के लगभग एक तरह से घोषणा हो गई थी कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, जब तक कि एक सरप्राइज तरीके से उनका नाम सामने रखा गया आदित्यनाथ का और वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस सब के दौरान जो एक बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी गई है, और इस मुद्दे पर हम 2 एक्सपर्ट से आपको हम बातचीत कराएंगे। लखनऊ और गोरखपुर से हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होंगे, मनोज सिंह और साथ ही अतुल चंद्रा, दोनों हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन एक चिट्ठी के बारे में ज़रूर मैं जिक्र कर देती हूँ इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। तो ये ए.के. शर्मा जो कि गुजरात काडर के IAS ऑफिसर हैं, उनको उनके पद से हटाकर उत्तर प्रदेश लाया गया। तमाम तरह की कयास आराइयाँ हुई कि क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या उन्हें वाकई मुख्यमंत्री के पद से आदित्यनाथ को हटाकर उनको पेश किया जाएगा या मंत्रिमंडल में उनको रखा जाएगा। इसी वजह से उनको MLC भी बनाया गया। लेकिन उनका कद छोटा करके अचानक जिस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो भाजपा है उसके उपाध्यक्ष का पद दे दिया, जो कि जाहिर अगर देखा जाए क्या गुजरात से उन्हें इसी काम के लिए लाया गया था और वो तैयार हुए, ये बहुत हैरानी की बात है। और एक कोई उपाध्यक्ष नहीं होता जिसका पद इनको दिया गया है। तो जो ख़त लिखा है A.के. शर्मा ने, उसमें ख़त में हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी पहले से ज़्यादा सीटें जीतेगी। साथ साथ इस ख़त का मजमून जो भी कुछ हो, लेकिन इस ख़त को आप पूरा पढ़िए। ये ख़त उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के जो यूपी चीफ हैं स्वतंत्र देव सिंह को, और उसमें आप देखिए एक लाइन ये भी साफ साफ बता दी जाती है कि किस तरह का जो टसल है वो नज़र आ रहा है। उसमें ये भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा मेरी राय में जो लोग हैं और जो उत्तर प्रदेश के लोगों का जो प्यार है नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो 2013-14 में जो था वही प्यार है, उतना ही प्यार है। और ये चुनाव जीतने के लिए इतना प्यार काफ़ी है, नरेंद्र मोदी का नाम ही काफ़ी है। तो ये जब बातें कही जा रही हैं कि एक तरफ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का नाम ही काफ़ी है, उन्हें लोग अभी भी इतना प्यार करते हैं, क्यों ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो विरोधाभास है, ये नज़र आ रहा है। क्या हम ये मान लिया जाए कि जिस तरह से A.के. शर्मा को उनका कद एकदम से घटाकर, या जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी के एक दूत के तौर पर यहाँ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश उन्हें लाया गया, उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ का नाम चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, उनके चेहरे के साथ चुनाव में उतरने के लिए खुद A.के. शर्मा लिखते हैं ये ख़त। क्या ये माना जाए कि ये दौर जो है, इस पूरे जो हम फसाद जो देख रहे हैं, ये राउंड योगी आदित्यनाथ के लिए चला गया है, ये उनके पास चला गया है, यानी कि योगी बनाम मोदी के इस पूरे संघर्ष में फिलहाल इस राउंड में ऐसा लगता है कि योगी जीते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको किस तरह से हम समझें? दिल्ली में बैठकर जो चीज़ नज़र आती है वो उत्तर प्रदेश में कैसी दिखती है? क्या उसका चेहरा बदला हुआ होता है? हमारे साथ अतुल जी और साथ साथ मनोज सिंह दोनों मौजूद हैं। मनोज सिंह जी, मैं आपका देख रही थी, पढ़ रही थी, वायर पे भी आपने आकलन किया है कि ये सब कुछ जो नज़र आ रहा है हमारे सामने, जो एक डिश बन के तैयार नज़र आ रही है, उसमें मसाले कौन कौन से पड़े हुए हैं आपने लिखा है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ
कि क्या जो अभी मुलाकात हुई है उप मुख्यमंत्री के द्वार पे जाके, उनके घर पर जाकर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिलसिला तो जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, उसके कई कारण है उत्तर प्रदेश में। एक तो ये था कि जो भाजपा और आरएसएस का एक आंतरिक आंकलन है कि जो अगले साल विधानसभा चुनाव है उसमें जाने में कई ऐसी दिक्कतें यूपी में हुई हैं जिससे उनकी जीत वो आसान नहीं है। एक तो कोविड की दूसरी लहर का जो मैनेजमेंट था जिसमें यूपी बुरी तरह फेल हुआ। 2 महीने तक सरकार अप्रैल और मई महीने में एकदम एब्सेंट रही और बड़ी संख्या में मौतें हुई। और एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि बेरोजगारी को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलन फूट रहा है और समय समय पर आप इधर देख रही होंगी युवा हल्ला बोल है या युवाओं का जो इलाहाबाद आंदोलन है, वो जब भी खासकर सोशल मीडिया पर आजकल जब भी इस मुद्दे को उठाते हैं वो टॉप ट्रेंड करता है। इसके अलावा जो पंचायत चुनाव हुए कोविड की दूसरी लहर के ही दौरान और उसको जबरदस्ती कराया गया। जो ड्यूटी कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक, इन लोगों की शिक्षक संघों की मांग थी कि इसको न कराया जाए, लेकिन इसको जबरदस्ती कराया गया और 3,000 से ज्यादा लोग शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई। तो उनमें बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ और खासकर सरकार ने जब ये कहा कि केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, तब उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी और इसके बाद थोड़ा सा सरकार नरम पड़ी। तो एक देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न तबकों में, एक तो युवाओं में, दूसरा राज्य कर्मचारियों में, शिक्षकों में, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो तो बड़ी संख्या में है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग में हो। करीब 1-1.5 लाख से अधिक तो शिक्षा मित्र ही हैं जिनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई और वो भी एक अलग अभियान चलाए हुए हैं इस दौरान। और उनका भी जो आंदोलन है कि ये भाजपा अपना वादा पूरा करे, वो भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। यानी एक नाराजगी सभी तबकों में है और किसान आंदोलन है ही। किसान आंदोलन का पश्चिम में बड़ी ताकत है और कोविड की दूसरी लहर के पहले किसान आंदोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था और बलिया में, बाराबंकी, यहाँ पे बस्ती में और बाराबंकी में बड़ी किसान रैलियां हुई थी जिसमें एक राकेश टिकैत भी आए थे, नरेश टिकैत भी आए थे। तो इसका आकलन ये है। और एक और बात हुई कि जो पंचायत चुनाव हुए जिसमें भाजपा की बुरी तरह हार हुई है, पश्चिम से लेके पूर्व से लेके मध्य तक। और जबकि भाजपा दिसंबर से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, पिछले साल से ही इसकी तैयारी कर रही थी। और सपा जिसने कोई तैयारी नहीं की थी, केवल कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, उसको बहुत अच्छी सफलता मिली और उसके साथ साथ रालोद को भी बहुत अच्छी सफलता मिली। तो पंचायत चुनाव ने दिखाया कि जनता में एक वास्तविक आक्रोश है। इस आकलन से बीजेपी के अंदर एक खलबली है और यूपी जो कमजोर विपक्ष और बटे हुए विपक्ष के बीच माना जा रहा था कि लड़ाई बहुत आसान है, वो इसी का एक नाते उत्तर प्रदेश में उठा पटक। लेकिन मनोज जी, आपने ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, कि किस तरह की समस्याएं हैं जिसका अंदाज़ा जो केंद्रीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, आरएसएस को भी इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन ये जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये जो बाजियां खेली जा रही हैं, इसमें पहला दौर किसके नाम रहा, दूसरा दौर किसके नाम रहा, ऐसा लगता है कि पिछला दौर नरेंद्र मोदी अमित शाह के नाम रहा कि उन्होंने AK शर्मा को भेज दिया, लेकिन उन्होंने उनको किस तरह से उनका साइज़ बिल्कुल छोटा करके MLC बनाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल में भी कोई जगह नहीं दी और उन्हें बड़ा छोटा सा पद, उनको उपाध्यक्ष का पद दे दिया पार्टी के, स्टेट के। क्या गुजरात से वो रिज़ाइन करके अपनी IAS की नौकरी से इसीलिए आए थे यहाँ पर कि यहाँ उपाध्यक्ष का जो है वो नौकरी करेंगे, उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे? तो क्या ये माना जाए कि जो दिल्ली का खासकर जो राष्ट्रीय मीडिया का सर्कल है उसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़े प्रांत जहाँ पर कि चुनाव होने वाला है वहाँ पर ये बाजी योगी आदित्यनाथ के नाम हो गई है, नरेंद्र मोदी को उन्होंने ना कह दिया है? नहीं, ये इस तरह का परसेप्शन नहीं है। इसलिए भी नहीं है कि देखिए इसमें इस पूरा जो अभी चला है, पूरा 1 महीने तक कवायद चली और योगी को जाकर प्रधानमंत्री से और भाजपा के अध्यक्ष से और फिर अमित शाह से मार्गदर्शन जो लेना पड़ा और शिष्टाचार मुलाकात जो उन्होंने की और मार्गदर्शन लिया, वो इससे अगर देखा जाए कि इससे क्या मिला, तो इससे यही साबित करने में भाजपा और आरएसएस का नेतृत्व सफल रहा कि योगी के नेतृत्व में सब कुछ निरापद नहीं है। यही तो साबित हुआ कि आपने जो काम किया है, आपने जो 4 साल तक सरकार चलाई है और आपकी जो छवि बनी है कि केवल नौकरशाही वहां चल रही है, भाजपा के विधायकों में असंतोष है, 150 से 200 विधायक ने लिख कर दिया है कि असंतोष है। ये सब साबित यही किया गया कि आपके चलते हम लोग यूपी नहीं जीत पाएंगे, अब हम लोग को कुछ वहां करना पड़ेगा।
सबसे पहले तो मैं आपसे शुरुआत यही करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जाके उनसे मुलाकात करना, एक तजुर्बेकार आपकी जो निगाहें हैं इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, आज तक तो ऐसी कोई इवेंट हुई नहीं कि मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य को कुछ ज्यादा तवज्जो दी हो या इम्पोर्टेंस दी हो। और शुरुआत में जब मंत्रिमंडल बना और कमरे अलॉट होने लगे और उनको बगल का कमरा एक दे दिया गया मुख्यमंत्री के ऑफिस के, तो उनको वहां से भी हटवा करके दूर कर दिया गया। तो वो जो दूरी सिंबॉलिक थी शुरुआत की, वो अभी तक बनी हुई थी। आज की तारीख में जब हर मीडिया सोर्स, हर न्यूज चैनल, पेपर, सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं है और योगी आदित्यनाथ के लिए काफी मुश्किलें हैं इस वक्त, और वो भी ए.के. शर्मा के आने के बाद, जो भूतपूर्व IAS अधिकारी थे और प्रधानमंत्री मोदी के काफी नजदीकी माने जाते हैं। तो ये जो आज की घटना है, जो उनके घर वो गए, क्या बात की उन्होंने, ये तो अभी न मौर्य ने बताया है ना उन्होंने बताया है। लेकिन केशव मौर्य अभी तक यही कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो लड़ा जाएगा वो केंद्रीय दल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव का अभियान छेड़ेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि जो उनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उनसे जो उम्मीद की जा रही थी, यहाँ तक खबर आ गई थी कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पे भी बदला जा सकता है आदित्यनाथ की जगह। फिर खबर आई कि नहीं, चलिए उप मुख्यमंत्री का पद उनको मिल जाएगा। फिर ये भी बात हुई कि मंत्रिमंडल में जगह हो जाएगी। ऐसा था कि ये हमको लगता है कि मीडिया में ज्यादा ए.के. शर्मा को लेकर ज्यादा आकलन कर लिया गया था। ये कोई भी जानता है कि एक व्यक्ति जो 2 साल पहले रिटायरमेंट लेकर आता है और MLC बनता है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई भी इतना बड़ा पद नहीं दिया जा सकता। ये जरूर उनके जरिए करने की कोशिश की जा रही थी कि वो अगर आए तो जो एक नौकरशाही के बीच और जो भाजपा के विधायक हैं उनके बीच जो कोई एक, और सरकार के बीच जो संवाद नहीं है, उसको शायद ठीक किया जा सके। लेकिन इस वक्त अंततः सारा मूल्यांकन करने के बाद यही समझा गया कि अगर इस समय जो नेतृत्व को छेड़ा गया, चाहे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को अगर उसको अस्थिर करने की कोशिश की गई तो नतीजा और अंततः चुनाव में खराबी होगा। इसलिए उनको छोड़ दिया गया कि सबको मिला जुला के इनको भी उपाध्यक्ष में पद दिया गया। अब 16 प्रदेश उपाध्यक्ष तो पहले से हैं, एक 17वां उपाध्यक्ष बना के। और ये भी जानिए कि भाजपा कार्यकर्ताओं से मैंने बात की थी, बहुत सारे कुछ विधायकों से भी मेरी बात हो रही थी, तो वो ये और खराब संदेश गया है उनको कि एक नौकरशाह को आप प्रदेश उपाध्यक्ष बना रहे हैं। हाँ, तो ये तो, और अगर वो ज्यादा एक्टिव तरीके से चले और ये दिखाने की शर्मा ने कोशिश की कि वो भाजपा संगठन में भी ज्यादा प्रभावी रूप दिखाना चाहते हैं, तो बहुत टकराव होगा। क्योंकि मंत्री बनने पर तो शायद उतना टकराव नहीं होता, वो ले दे के योगी की पसंद और नापसंद से जुड़ता था मामला। लेकिन अगर भाजपा में वो ज्यादा एक्टिव होने की दिखाने की कोशिश करेंगे तो भाजपा नेता जो कि लंबे समय से राजनीति करके आए हैं, विधायक हैं, उनको पसंद नहीं आएगा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ये समझता है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे से में अब वो बात नहीं है कि उनके चेहरे के साथ 2022 में उतरा जाए या उससे नुकसान हो सकता है, या वो नर्वस नज़र आ रही है और इसीलिए उनको बुलाया गया, बातचीत हुई, तो ये जो डैमेज कंट्रोल है, ये जो अलोकप्रियता है, इसको कैसे मैनेज करने का प्लान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह? अभी आप देखिए कई कदम ऐसे उठाए गए हैं जो जिसमें प्रदेश सरकार या योगी आदित्यनाथ या प्रदेश संगठन का भी कोई रोल नहीं था। जैसे अनुप्रिया पटेल से दिल्ली में बातचीत होना, फिर निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो लगातार शिकायत कर रहे थे कि हम सरकार के साथ 2 वर्षों से हैं, लेकिन ना हमारी डिमांड पूरी की जा रही है, ना हमको सरकार में स्थान दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो अपना दल है, वो भी सरकार की सहयोगी पार्टी है, वो भी असंतुष्ट थी। उनके बारे में चर्चा हो रही थी कि वो सपा से भी उनकी बातचीत हो रही है। तो एक जो दूसरी चीज जो हुई कि जो
भाजपा ने जब पिछले 2017 के चुनाव में भी और 2019 के भी चुनाव में जो विभिन्न जातियों को, खासकर जो पिछड़ी जातियों में जो नान यादव पिछड़ी जातियां हैं और दलितों में भी जाटों को अलावा जो दलित जाति है, उनको एक संतुलन बनाया था और अपने साथ ले आए थे। भाजपा की जीत केवल हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं हुई थी, ये सामाजिक न्याय का जो एक उन्होंने संतुलन साधा था वो कायम रहा। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, चूंकि योगी का भरोसा कभी इस सामाजिक न्याय में रहा नहीं है, वो उग्र हिंदुत्व के एजेंडे को ही उनको लगता है कि इसी एजेंडे से सारी चीजें साधी जा सकती हैं। तो उनके रहते देखिए जो सुहेलदेव समाजवादी भारतीय समाज पार्टी थी ओम प्रकाश राजभर की, वो अलग हो गई, जबकि उसका एक ठीक ठाक जनाधार है। और फिर अपना दल दूर हो रहा था, निषाद पार्टी दूर हो रही थी। तो अभी क्या हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व ने इन सब चीजों को जो खराब हो रही थी यूपी में, उसको ठीक करने की कोशिश की है। और उन ताकतों को कि जिनके जो दूर हो रही थी पार्टी से और नाराज होकर बैठी थी और ज्यादा संभावनाएं थी कि वो सपा के साथ चली जाती, उनको भी लाने की कोशिश की है। अतुल जी, अगला सवाल और बहुत डायरेक्ट सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए कि जिस तरह से अभी तक ये कयास ही लगाए जा रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ है और ये देखना होगा कि उनके एक दूत या नुमाइंदे के शर्मा को प्लेस किया जाता है जहां मोदी जी सोच रहे हैं वहां या नहीं। कई लोगों ने, पत्रकारों ने मुझे खुद बताया लखनऊ से कि यहाँ तक बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा चुनाव से 9 महीने पहले, और ए के शर्मा बाकायदा मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे थे। फिर बात ये हुई कि उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। फिर एमएलसी बना के बात ये हुई कि कम से कम मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि उन्हें इतने छोटे किरदार में जो समेट दिया गया है योगी आदित्यनाथ के ज़रिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात को ना मानकर इस पूरी टक्कर में फ़िलहाल योगी उभरते हुए नज़र आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो जीत गए हैं, कम से कम ये वाला दौर जीत गए हैं? देखिए, हम जीत और हार का फैसला तब करेंगे जब ये मान लिया जाए कि ये जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं ये सही मायने में हुए हैं। मतलब जिन डिफरेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ए के शर्मा को लेकर के जिन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंसेस हैं भी या नहीं, ये सिर्फ अभी हम लोगों का एक स्पेकुलेशन है। लेकिन हम ये मानते हैं, चूंकि किसी ने अभी किसी भी मीडिया रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया है, अलावा कुछ आरएसएस के नेताओं ने कह दिया है कि नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो अगर ये सब सही है तो ए के शर्मा फिर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये माना जाएगा कि अगर एक ऊंचे पद पर बैठा हुआ आईएएस अधिकारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, समय से पहले आता है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ तो कॉन्क्रीट ऑफर मिला होगा। वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मैं फिर से वही राष्ट्रीय मीडिया की बात करना चाहती हूँ कि उसमें जो एक नैरेटिव है कि योगी बनाम मोदी है ये, और ये इस तरह से देखा जा रहा है, क्या आप इसे ऐसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में बैठे हुए? ऐसा नहीं है, क्योंकि योगी भी अपनी स्थिति जानते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, वो उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन भाजपा संगठन पर अभी तक उनकी कोई बहुत पकड़ नहीं है। और शुरू से आप देखेंगे कि राजनीति करते थे तो उन्होंने 2000 में हिंदू वाहिनी बनाई थी और वो एक तरह से आत्मनिर्भर थे। और लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू वाहिनी को खत्म कर दिया। तो अब वो उन पर भाजपा की पर उनकी निर्भरता ज्यादा हो गई है, क्योंकि हिंदू वाहिनी अब नहीं है, निष्क्रिय है, कहने के लिए रह गई है। तो अब और भाजपा संगठन पर उनकी ज्यादा पकड़ नहीं है, क्योंकि इधर मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो ज्यादा फोकस किया वो गोरखपुर और आसपास के डेवलपमेंट और इस पर ज्यादा फोकस करने का काम किया। भाजपा के संगठन में भी उन्होंने ज्यादा पकड़ बनाने की कोशिश नहीं की, इस बात को लोगों को पता है। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि कमजोर है वो अब भारतीय जनता पार्टी में,
तो इसलिए कोई योगी बना मोदी के टकराहट नहीं है, बल्कि केंद्र यही संदेश देना चाहता है कि आप ने जो काम किया है उसके वजह से आपके नाम पर जीता नहीं जा सकता। ये आगे की, ये 2022 के चुनाव के आगे की राजनीति है, जिसमें योगी के प्रधानमंत्री बनने की तरफ जो कदम है उनको इस चुनाव के बाद रोक दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाव जीते या हारे या उसका प्रदर्शन कमजोर रहे, योगी आदित्यनाथ अब शायद यूपी के राजनीति से उनको हटा के कहीं और केंद्र में या दूसरी जगह ले जाएगा। लेकिन आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात की, यानी ये फिर भी तय है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही ये चुनाव, यानी उनके चेहरे के साथ कि आप इस व्यक्ति को फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस मैसेज के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा के पास। ये शायद इसको लेकर थोड़े आगे आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी, लेकिन ये जरूर है कि ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि चेहरे के बारे में अभी 2 मंत्रियों ने जिस तरह से बयान दिए हैं उससे एक लगता है कि ये शायद असम की तरफ मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। ये साफ तौर पर न कहा जाए, कुछ गोल मटोल बातें की जाए, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि वो नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं बात कर रहे हैं। तो इसको लेकर एक जो भाजपा की और आरएसएस के नेताओं के जो बोल आते हैं वो बहुत 2 और 3 तरह के अर्थ देते हैं। अब आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे लगता है कि अगले 9 महीने तक जाहिर है हम उत्तर प्रदेश पे बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे और इस पर भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी हद तक ये निर्भर करता है कि किसकी लीडरशिप में और क्या एक टूटे हुए घर की तरह, एक डिवाइडेड हाउस की तरह भाजपा चुनाव में उतरेगी या फिर एक मुश्त ताकत के साथ उतरेगी। और ये जो अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन पे निर्भर करेगा कि किस तरह से आगे बात बढ़ती है। लेकिन मुद्दों को लेकर मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछ लेती हूँ कि फ़िलहाल आपको लगता है कि कोरोना के कुप्रबंधन के बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी जिस तरह से लगातार लोगों के मन में आशंकाएं हैं और इसके अलावा बेरोज़गारी की जिस हद तक समस्या हो रही है, जिसमें जाहिर है कोरोना, लॉकडाउन, अनप्लान्ड लॉकडाउन, ये सब कुछ जिम्मेदार है, इस सब के बीच जो है वो मुद्दे आपको क्या उभरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कोविड से संबंधित जो भी घटनाएं हुई हैं वो तो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। गंगा में तैरती हुई लाशें जो है लोग भूलेंगे नहीं जल्दी, न नदी के किनारे जो दफनाई गई थी लाशें। उसके अलावा जिस तरह से हम कह सकते हैं हैरेस किया है मौजूदा प्रदेश सरकार ने, कोई भी प्रोटेस्ट हो उसमें दूर से भी अगर आपका नाम कहीं दिखाई दे गया तो आपके खिलाफ एफआईआर, यूएपीए सब कुछ लग सकता है, एनएसए भी हो सकता है। और एक उदाहरण हम उनका दे सकते हैं, एसपी सिंह जो आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने सिर्फ एक, पहले तो एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद फिर एक रीट्वीट किया था और उनके खिलाफ 2-4 जगह से मुकदमे कायम हो गए और वो बेचारे दौड़ रहे हैं इधर उधर। तो ये उनका हाल है। पत्रकारों का तो पूछिए मत, बहुत ही बुरा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग इस चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये जो गांव में चर्चा हो रही है इस वक्त, तो वो इन सभी बातों की चर्चा हो रही है, सिर्फ यही नहीं है। हाँ ठीक है, आपने एक वर्ग को, एक समुदाय के एक वर्ग को आपने प्रभावित कर लिया कि हमने सबको दबा करके रखा है, हमने लाठी चला करके, मुकदमे करके सबको अपने अधीन कर लिया है, जैसे पहले कहते थे। तो उससे सच्चाई नहीं छुपेगी, मुद्दा वो तब भी रहेगा। आप जो सीए प्रोटेस्ट था उसमें कुछ लोग मौजूद भी नहीं थे वहां पर, उसके बाद भी उनके खिलाफ मुकदमे हो गए, उनकी प्रॉपर्टी सीज करने के ऑर्डर्स हो गए। तो सरकार तो ठीक है, आपके पास पूरी पावर्स हैं, आपके पास पूरी पुलिस मशीनरी है, आपने एक तरह से इस समय प्रदेश में पुलिस का ही रूल चला रखा है जी। तो ये सारी चीजें
आगे मुद्दे बनेंगी। बहुत अहम बात आपने कही है कि लोग अपने परिवार वालों की, अपने अपनों की मौत को नहीं भूल सकते। वो ये नहीं भूल सकते कि कैसे उन्हें बुनियादी चीज़ों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में बेड के लिए, दवाइयों के लिए दर बदर भटकना पड़ा। और यहाँ तक हो गया कि जिन मरीजों ने इसके लिए शिकायत दर्ज की उनके ऊपर पुलिस केसेस तक हो गए। इस हद तक बात पहुँच गई। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका इस बातचीत में भाग लेने के लिए। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में भाग लेने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।